मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा ये बताओ, आप में से नीट का एग्जाम किस किस का है? सब मेरा। और बाकी लोगों का किसका है भाई? सब मेरा भी है। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी के पास वो बुक है क्या, जो दिशा की आती है, मतलब प्रीवियस 33 इयर्स पेपर वाली? है किसी के पास नीट पीवाईक्यू वाली जो आती है? नहीं है? तो देखो, नीट का एग्जाम है आपका, ठीक है? तो जितना पढ़ा है उतनी अच्छी बात है। तो एक काम ये करना, अभी जैसे जो आपके पास 3 4 दिन का टाइम है, तो उसमें आप एक काम ये कर सकते हो। पहली चीज तो ये है कि नीट के पिछले 5 साल के पेपर कम से कम सॉल्व कर लो बैठ के। ठीक है? तो मतलब 2 दिन लो या एक दिन लो, कोशिश ये करो कि 5 पेपर जो है नीट के पिछले साल के, मतलब 2023, 22, 21, 20, 19 और 18, 18 से लेके 23 तक के पेपर जो है आप 5 साल के जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है? तो इतना करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब ये है कि सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखो और फिर सॉल्व करो। तो ये है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। ठीक है? तो वो क्या है, आपका एक लाइक स्कोर बूस्टर का काम करेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस में जो चीज पूछी गई होती है, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है? तो ये है कि पिछले 5 साल के पेपर जरूर सॉल्व करना है, जिसने भी सॉल्व नहीं करे। आगे बात समझ में? और 11th और 12th के फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप जरूर याद कर लें। जितना अच्छे से याद कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो फॉर्मूला को जरूर जो है वो याद कर लेना, फॉर्मूला को मत भूलना। और बायो तो आपने देखो सही से कर ही लिया है, मैंने 3 4 बार टेस्ट करवाई दिए बायो की। ठीक है? और बायो में जो है ये कोशिश करना कि भाई जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको जरूर याद कर ले जाना। या फिर आपका जैसे प्लांट फिजियो है, तो उसमें आपका C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, उसमें क्या क्या बीच में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट साइकिल्स हो गई, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि बेसिडियोमाइट्स का एग्जाम्पल कौन सा होता है, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है? या फिर जो है रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, जू स्पोर्स किस में होते हैं, एस्कोस्पोर्स किस में होते हैं, आइसोगेमस जो वो हैं आपके गैमेट्स वो किस में होते हैं, ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर किस में होता है। तो ये सब थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लेना एक बार। और एनिमल किंगडम के भी एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, और प्लांट किंगडम के भी। क्योंकि पहले के जो 4 यूनिट हैं, इनसे आप मान के चलो कम से कम जो है आपके बायो में लगभग लगभग 12 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। तो पहले के 4 यूनिट प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो। और लिविंग वर्ल्ड में आपको पता होगा, लिविंग वर्ल्ड में जो है आपको एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में आपको ना कुछ आपके क्या बोलते हैं, नेम्स दिए हुए हैं, बोटानिकल नेम्स और आपके जूलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं। आपको एक टेबल दिखी होगी ना फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें वो लिखा है वो हाउस फ्लाई का क्या होता है, लायन का क्या होता है, स्पीशीज, जीनस। ठीक है? तो उनका जो पूरा नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो वो एक बार अच्छे से देख लेना। प्लांट किंगडम में सारे जो भी आपके हैं अलग अलग, मतलब डिवीजन से उनके वो देख लेना एग्जाम्पल्स वगैरह। एनिमल किंगडम में सारे फाइलम के एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है? और बाकी एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स याद करने में किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें निमोनिक्स बताए हुए हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना एक बार, आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। तो पहले के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक अगर आपने रिवाइज नहीं करा है, बायोटेक में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है, एंड उन 2 चैप्टर से आप मान के चलो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो 2 छोटे छोटे चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़ना, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। क्योंकि छोटे चैप्टर है, कम टाइम में आप उनको कर सकते हो। अगर आपने मान लो कुछ टाइम से रिवाइज नहीं करा है, तो उन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके बाद आपका इकोलॉजी के 3 चैप्टर, देखो इकोलॉजी आसान है, उसमें कुछ इतना टफ है नहीं। क्या है वहां पर, वो
म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ये सब पता होने चाहिए कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ही वहां पर आते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये जो है इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन वेलफेयर वाला, वो वाला भी कर लेना, वो आसान है। अगर मान लो किसी ने बायो भी अच्छे से नहीं पढ़ी, तो इन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे नंबर में आएंगे और इजी आएंगे, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है। और जो है रिप्रोडक्शन जो हो गया क्लास 12th का रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो देखो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें तो कुछ नहीं है, बस वो क्या बोलते हैं, मतलब कि आईवीएफ क्या होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और वो गैमेट ट्रांसफर के जो गिफ्ट है, वो गिफ्ट जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो सब अच्छे से देख लेना एक बार टॉपिक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। और जो आपका उसमें भी गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उसमें आपने देखा होगा ना कि फ्लावर में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लेना। और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें तो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, और oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो सब अच्छे से पढ़ लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से हार्मोन का किस टाइम पर ज्यादा पीक लेवल रहता है, ठीक है। पूरी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। और ह्यूमन फिजियो जितना अच्छे से कर लो वो भी अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में भी मान के चलो कि 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कम से कम 15 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे ह्यूमन फिजियो से। तो ह्यूमन फिजियो भी आसान है, ठीक है, उसको अच्छे से कर सकते हो। तो अभी क्या है कि इतने बचे हुए दिन में जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस चैप्टर के ऊपर आपका ज्यादा कमांड है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भाई हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, और हम ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जितना पढ़ रखा है उसको अच्छे से, और जितना कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और नीट के पेपर में प्लीज नेगेटिव मार्किंग करके मत आना, भले ही आपके 300 नंबर आ रहे हो, 350 आ रहे हो, 400 आ रहे हो, 450 आ रहे हो, या 500 नंबर आ रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग करने की कोई भी जरूरत नहीं कि भाई पेपर खराब हो रहा है तो उसको और खराब कर दो, ठीक है। तो देखो नीट का अपना मेन टारगेट ये है कि भाई अगर 450 500 तक स्कोर आ जाता है तो आप एमएनएस के लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी चीज ये है कि आपका 300 से 400 के बीच में अगर कहीं स्कोर आता है तो आपको जिप्पर में अच्छा चांस मिल सकता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो ये दो ऑप्शंस अपने लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि नीट में स्कोर को खींचो जितना खींच सकते हो, ठीक है। जिस चीज पर फोकस आपका, मतलब आपका कमांड ज्यादा है, जैसे बायो पर अगर ज्यादा है, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो आपने अच्छे से करने हैं उनको और अच्छे से करो। फिजिक्स में जो चैप्टर अच्छे से कर चुके हो आप वो अच्छे से कर लो, ठीक है। फिजिक्स में जो चैप्टर आपको आसान लग रहे हैं उनको अच्छे से कर लो। फॉर्मूला सारे चैप्टर के देखो, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है हर एक टॉपिक के जो है दो दो चार चार प्रैक्टिस कर लो। जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सर्किट के हो गए, एलसीआर सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, एलसी सर्किट के हो गए, वो जो आपका रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है उसके न्यूमेरिकल हो गए। तो ऐसे कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। और किरचॉफ लॉ हो गया, उसके न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। और बाकी कॉम्बिनेशन वाले हो गए, अगर किसी सर्किट में आपका रेजिस्टर लगा है और कैपेसिटर लगा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब चीजें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये सब जो है अच्छे से कर लेना। और उसके बाद फिजिक्स में स्टार्टिंग में जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया। तो इन सब से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह अच्छे से याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। और आपको अगर मान लो किसकी इक्वेशन दे दी जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट की दी जाती है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, ये पता है आपको, ठीक है। और अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन कैसे करना वो देख लेना, क्या पता अभी तक भूल गए और आपका ध्यान उस पर जाए ना कि भाई डिफरेंशिएशन को भी रिवाइज करना था। तो डिफरेंशिएशन के भी कुछ गिने चुने फॉर्मूले जो है वो याद करके चले जाना ढंग से, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ चुके हो, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग वाला भी आप अच्छे से पढ़ चुके हो। और वो वाला जो था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हो गया, तो उसमें जो आपके एटॉमिक मॉडल्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने आपको वो बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं,
बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड बताया था। सभी को आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना? बोलो, किसे आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना? हाइब्रिडेशन निकाल के और उसकी शेप निकालना मॉलिक्यूल की। इस पर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट के पेपर में। किसी को भी नहीं आता है? आता है सर। आता है, और बाकी किसी को नहीं आता? भाई ये कुछ ऐसे जी सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 100% नीट में क्वेश्चन आना ही आना है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है, और उसमें वो आते हैं ना कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी कैसे निकालना है। तो प्लीज उसको रिवाइज जरूर अच्छे से कर लेना, वरना नहीं करा है तो देख लो दोबारा से जाके कि कैसे निकालना होता है। पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो और क्या क्या चैप्टर पढ़े थे हमने केमिस्ट्री में? और बाकी जीओसी पढ़ लिया, आईयूपीएसी नेमिंग से पक्का 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो ही चलो, ये हमेशा आता ही है हर साल नीट में, ठीक है। देखो केमिस्ट्री के शुरू के 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो 4 चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं आपकी नीट में। आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसमें जैसे मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी निकालना, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये सब आपको आना चाहिए। तो अगर आपने रिवीजन करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा ऊपर से देखा, टॉपिक रिवाइज रिवाइज करने के बाद जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लो केमिस्ट्री में। और उसके बाद चलो ये चैप्टर अभी अपने रह गए हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन, इसे छोड़ दो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा देख लेना, अगर खुद से देख पाओ रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल वगैरह सॉल्व कर लेना, अगर एनसीईआरटी से कर पाओ। और जीओसी और हाइड्रोकार्बन तो हमने कर ही लिया है, क्वेश्चंस आपने करे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है, चलो क्लास 12th में तो अभी हमने केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा करा नहीं है, मतलब करा ही नहीं है, तो ठीक है। चलो क्लास 12th में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो 4 चैप्टर्स है ना, ये ऑर्गेनिक वाले, हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बाकी पॉलीमर्स वाला चैप्टर शायद आपके सिलेबस में से हट चुका है, तो वो है नहीं, वरना पॉलीमर से भी जो है आपको आराम से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते थे अपने पेपर में नीट में। तो पॉलीमर्स वाला चैप्टर हट चुका है, बायोमोलिक्यूल्स वाला है, लेकिन बायोमोलिक्यूल वाला जो काफी कंफ्यूजिंग और बड़ा चैप्टर है, तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो इसको टच मत करना, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर आप कर सकते हो वो कर सकते हो आप, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका जो है हेलो एल्किन, हेलोअरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस, और इसके साथ साथ स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स, इनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप जो है लगभग लगभग आपका सिलेबस नीट के लिए हो जाए। तो ये है कि जितना सिलेबस कर रखा है भाई, जितना टाइम आपके पास दिन में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। कोशिश करो जितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आपके बायो को बार बार रिवाइज करो, लाइक कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज बायो अकेले जो है आपके कितने टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे ना। तो भाई 90 क्वेश्चन आएंगे तो कोशिश आपको ये करनी है कि भाई कम से कम अपने को 60 क्वेश्चन करने ही करने, ठीक है। तो जब कहीं जाके 60 पूरे सही सही क्वेश्चंस करोगे और कोई गलत नहीं करोगे, तब जाके आपके बायो के मिलाकर 240 के आसपास मार्क्स होंगे, है ना। और बाकी जो है फिजिक्स में भी कोशिश करो कि भाई 15-20 क्वेश्चन कर पाओ, अगर 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 80 मार्क्स वो हो जाएंगे। तो कितने हो गए आपके, 260 और 80, नहीं, हाँ मतलब कितना हो गया, आपका 360 मार्क्स का हुआ ना। तो उसमें से अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो 240 वो हो गए, और 80 यानी कि 320 ये हो गए। और उसके बाद केमिस्ट्री में भी अगर आप 20 क्वेश्चन तक कर लेते हो तो 80 मार्क्स और हो गए, मतलब 400 मार्क्स तक आपके आराम से बन सकते हैं अगर ये सब चीजें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि बायो में अगर कोई चैप्टर टफ लगता है तो उसको हल्का सा रिवाइज करो, ज्यादा मत करो।
जो चैप्टर आपको सही लगते हैं, आसान लगते हैं, और जिसमें लगता है कि भाई मेरा कमांड है इसमें अच्छा, तो वो आप कर लो। और देखो सबसे अच्छा बताऊं मैं बायो को रिवाइज करने का तरीका, जो पीडीएफ मैंने आपको भेज रखी है ना, ठीक है, तो बायो का क्या करो, अभी आपके पास जितने भी दिन है, जल्दी जल्दी से बायो की कोशिश करो, हर एक दिन में 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करो। और जो क्वेश्चंस वाली जो मैंने पीडीएफ आपको भेज रखी है ग्रुप में, वो पीडीएफ से सारे चैप्टर के एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए उनको सॉल्व कर लो। मतलब देखो बायो के क्वेश्चंस लगाना आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, तो आराम से आप 150-200 क्वेश्चन अगर उसमें से कर लेते हो, वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखना बहुत सारे आपको सेम क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे। और उसके अलावा मैं क्या करूंगा, आज जो है मैं आपको दिशा की जो मैं बोल रहा था ना, उसमें क्या होता है, पिछले 33 ईयर्स के नीट के पीवाई क्यू होते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट की मेरे को मिल पाएगी, जैसे बायो की, अगर केमिस्ट्री की जो मेरे को मिल पाएगी, वो मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा। तो पहले आप ये वाली जो मैंने पहले अरिहंत की जो पीडीएफ भेज रखी है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो है आप वो वाली बुक से भी कर लेना जो दिशा की है, उसमें आपके सारे पीवाई के होंगे 33 ईयर्स तक, ठीक है। तो प्लीज कोशिश कर लो कि नीट का फॉर्म भरा है, पैसे अगर उसमें डाले हैं, तो एक अच्छा रेपुटेड स्कोर उसमें आ जाए। जितना आपने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से मैक्सिमाइज कर लो, कि भाई उसी को हमने जो है पूरा अच्छे से करना है, और उसमें से कितना अच्छा स्कोर लेकर हम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना आपने पढ़ रखा उससे आप 500 तक आराम से स्कोर ला सकते हो, अगर आप उसी चीज को बार बार रिवाइज कर लो अच्छे से। और देखो अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करे होंगे, तो मैं मानता हूँ कि भाई 450 तक स्कोर आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, जितना आपने कर लिया है। तो कोशिश यही करो कि लास्ट के जो 4-5 दिन रह गए वो अच्छे से करो, जो आपने पहले अच्छे से कर रखा है, और उसी के क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, केमिस्ट्री को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी खोलो, टॉपिक देखो, फॉर्मूलेज देखो। जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी हो गया, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, मोल कंसेप्ट वाला पूरा यूनिट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर हो गया, इनको खोलो, एनसीईआरटी खोलो, बस टॉपिक ऊपर ऊपर से देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जितने इसमें एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। और बाकी अगर ज्यादा टाइम आपके पास लगता है आपको है, तो आप क्या करो, जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है बुक की, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। भले ही एक एक टॉपिक के 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लो, सारे मत करो, तो उसी से आपका बहुत अच्छा होता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि लास्ट के आपको 4-5 दिन इस टाइम पे कैसे मैनेज करना है। बाकी नर्सिंग के लिए हम काफी अच्छे से रेडी हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो फिर, अब जो है, तो बाकी किसी का कोई डाउट है क्या, लाइक किसी को कुछ पूछना है किसी भी चीज के बारे में। प्लीज भाई मैं यही बोलूंगा कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत करके आना, नीट का चाहे पेपर हो, चाहे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हो, चाहे आपका एम्स बीएससी पैरामेडिकल का पेपर हो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब जहां पर नेगेटिव मार्किंग अलाउड है, मतलब जहां पे नेगेटिव है ही नहीं, जैसे यूपी का बीएससी नर्सिंग का पेपर हो गया, या उत्तराखंड का हो गया बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का, तो वहां तो खुलेआम तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो अपने आप को स्कोर, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लेकर ही आना है। ठीक है, तो मैं जरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ इसमें। और एडमिट कार्ड आ गया क्या नीट का? नहीं सर। तो सर कल पता नहीं क्या, कल इतनी वो हो रही थी कि एडमिट कार्ड आ गया नहीं आया, पता नहीं क्या ही चल रहा था। आज जहां तक है आज आएगा, वैसे 29 हो गई है आज। सबको एग्जाम सिटी तो पता चल गया ना, अपना तैयारी कर ली ना, कैसे जाना वाना है अपना, एग्जाम सिटी तो सबने यस देख सर। लिया। और टाइम से पहुंच जाना भाई, क्योंकि दरवाजा एक बार बंद हो जाता है तो वहां अलाउ नहीं करा जाता दोबारा किसी को पेपर के लिए। तो लेट नहीं होना है बिल्कुल भी, एग्जाम सेंटर पे कोशिश करनी है कि कम से कम 45 मिनट आप पहले पहुंचे, कम से कम, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कहीं नई जगह पर जाते हो, आपको वहां का पता नहीं होता, कई बार क्या होता है कुछ किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ जाता है एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। तो कोशिश ये करनी है कि 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेकर चलो,
चलो इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, अभी 5-7 मिनट है अपने पास। और बाकी किसी का फॉर्म वगैरह तो नहीं रह गया ना एम्स का पेमेंट वगैरह करने का या कुछ ऐसा करने का? किसी का रह गया है तो मेरे को बता देना। और बीपीटी का भी देखो एक फॉर्म आया है। एक्चुअली बीपीटी जो कोर्स है वो भी सही है, आजकल काफी ज्यादा स्कोप में चल रहा है वो। क्योंकि बीपीटी के बाद भी क्या है ना, लाइक आप एक डॉक्टर जैसा अथॉरिटी ले सकते हो। मतलब जैसे अगर आप एमबीबीएस में नहीं जा पा रहे हो एंड आपका मन है कि भाई हमें एक ओहदा मिलना चाहिए या एक रेपुटेशन मिलनी चाहिए डॉक्टर जैसी, तो बीपीटी भी आज के टाइम में काफी अच्छा पॉपुलर कोर्स चल रहा है जो बच्चे एमबीबीएस के बाद प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो शायद आज अपलोड करूंगा। तो जब टाइम मिले देख लेना, अभी जल्दी मत करो, अभी टाइम है उसका फॉर्म भरने के लिए। तो अभी नीट का पेपर थोड़ा अच्छे से दे लो, उसके बाद उसको देख लेना। और फिर अगर अप्लाई करना होगा तो कर लेना, ठीक है? वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इंडिया में शायद 3-4 हैं जो उससे उसका सीईटी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका नाम समझते हैं। हेलो जो ये लिखा है, हेलो, ये हेलो जो लिखा है इसका मतलब क्या है? हेलोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन जिसको आप एक्स से भी डिनोट करते हो, एक्स जहां पर भी लिखा होता है एक्स टाइप का एलिमेंट मतलब हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप 17 के एलिमेंट। और ग्रुप 17 में कौन कौन होता है? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। एक दो और होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के दो लास्ट के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और एल्केन्स का मतलब आप समझ ही चुके हो। एल्केन्स क्या होता है भाई? जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि जिसमें CnH2n+2 का फॉर्म हो या फिर आपके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। और अरीन्स का मतलब हमने कल ही देखा था, परसों देखा था, मतलब अरीन्स का मतलब क्या था? जिसमें आपकी क्या हो? बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो। ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो वो आपके क्या होते हैं? हेलो अरीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नीचे आते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, the aliphatic halogen derivatives are generally called alkyl halides while aromatic halogen derivatives are called aryl halides। ठीक है, तो जो एलिफेटिक वाले होते हैं, ठीक है, उनके जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड में अगर आप क्या लगाते हो? हेलोजन लगाते हो, तो आप उनको क्या कहोगे? एल्काइल हैलाइड कहोगे। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन का मतलब एक ही होता है। ठीक है, हेलो एल्केन बोलो या अल्काइल हैलाइड बोलो, एक ही बात है। और उसी तरीके से जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम अराइल हैलाइड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अराइल हैलाइड कहो या फिर हेलो एरीन्स कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे चैप्टर हम खत्म आराम से कर लेंगे नीट के पेपर से 2 दिन पहले तक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जरूर सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं और उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आप जरूर कर लेना, देखना आपको उससे बहुत मदद मिलेगी आपके ऑर्गेनिक के पेपर में। तो ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं उसी के बेस पर बनते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो मतलब ये जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, चाहे जीओसी हो चाहे हाइड्रोकार्बन हो, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो, उसके बाद जो भी आएगा आपका नेक्स्ट, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया और अमाइंस हो गया, सारे चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला की, एल्काइल हैलाइड की जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 इंटू एक्स, मतलब आगे एक्स आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को गायब करोगे तब भी आप उसकी जगह पे एक हेलोजन एटम को लेकर आ पाओगे। तो अगर आप इसमें से एक हेलोजन को मतलब एक हाइड्रोजन को गायब करते हो तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा? CnH2n+2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके हाइड्रोजन जो गया है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? एक्स, यानी कि हेलोजन एटम लग जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, the unique feature of these compound is the presence of CX polar bond which is responsible for their high reactivity and making them more useful organic compound। तो देखो यहाँ पर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो CX बॉन्ड आपका होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। कहने का मतलब है CX बॉन्ड कैसा होगा? ये होगा, C के 3 बॉन्ड इधर जुड़े होंगे, अब इधर 3 में कुछ भी जुड़ा हो,
चाहे कार्बन की चेन जुड़ी हो, चाहे हाइड्रोजन जुड़े हुए, कुछ भी जुड़ा हो, और उसके आगे लास्ट में इधर क्या लगा होगा, एक बॉन्ड से आपका एक्स एटम जुड़ा होगा। अब आपको पता है कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव। होते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इनके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में आपको पता है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये हेलोजन एटम क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे। अब अगर ये पार्शियल नेगेटिव हो चुका है तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि हेलोजन एटम अगर लगा है तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके गायब हो सकता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के जा सकता है जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये CH जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हाई रहती है। ठीक है ना। अब उसके बाद प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रिपरेशन का चार्ट इन्होंने यहाँ दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रिपरेशन के चार्ट जितने भी हैं जो आपने पिछले 2 चैप्टर में पढ़े और ये वाले जो अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो चाहो तो इनको प्रिंट आउट करा के अभी अपनी अपनी दीवार पे लगा लो, अपने सामने जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जितने भी चार्ट आप देख रहे हो ना, ये चार्ट को आप सुबह सुबह रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिपरेशन में पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल से बनाएंगे क्या, हेलो एल्केन बनाएंगे। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। एल्काइल हैलाइड मतलब ये आर ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और हेलोजन का मतलब हैलाइड होता है, तो इसलिए हम इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। या इसका आईयूपीएसी नेम बेसिकली क्या होता है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर बोलोगे तो आप हेलो एल्केन ग्रुप बोलोगे, और अगर आप कॉमन नेम की तरह बोलोगे तो आप एल्काइल हैलाइड बोलोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, आपने आरओएच लिया, आरओएच मतलब एल्काइल अल्कोहल। आर क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये आर कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, ये आपका यहाँ पर कार्बन एक एटम भी हो सकता है, कार्बन के 2 एटम भी हो सकते हैं, कार्बन के 4 एटम भी हो सकते हैं। तो आपने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल में आप क्या मिला रहे हो, हेलोजन हैलाइड मिला रहे हो। HX का मतलब क्या है, हेलोजन सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, HX का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ठीक है, ये टाइप का आपने HX ले लिया, और इसको किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवा रहे हो, ZnCl2 जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, यानी कि हेलो एल्केन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है वही सेम है, अल्कोहल लिया आपने, इसमें आपने क्या लिया, NaX लिया। ठीक है, NaX का मतलब क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलोजन। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलोजन, जैसे कि NaCl ले सकते हो, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaBr ले सकते हो, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, NaI ले सकते हो, सोडियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में लेना आपने, H2SO4 एसिडिक मीडियम रखोगे आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। तीसरा जो प्रिपरेशन है अल्कोहल का यूज करके वो है PX3। PX3 का मतलब क्या हुआ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, PX3 इसका मतलब क्या हुआ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। जैसे मान लो PCl3 हो गया, PCl3 क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, PBr3 क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जब आप PX3 लेते हो, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड लेते हो, तो आपका डायरेक्टली जो ये क्या बन जाता है, RX बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके अल्कोहल के साथ रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो अगर आप यहाँ पर रेड फॉस्फोरस लेते हो और आप क्या लेते हो, डाई हेलोजन लेते हो, X2 जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या, डाई हेलोजन, यानी कि ऐसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये X2 हो गया। तो मतलब ये है कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर आप डाई हेलोजन लेते हो या हेलोजन का मॉलिक्यूल लेते हो, तो भी आपकी क्या बन जाएगा, आपका RX बन जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो अपने पास अभी तो टाइम है नहीं, अगर आप नीट के पेपर के अकॉर्डिंग देखो, लेकिन जो नीट नहीं दे रहे हैं वो इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू जरूर कर लें, वरना जब अभी आपका नीट का पेपर हो जाएगा तो मैं आपको एनसीईआरटी से भी बोलूंगा ये करने को, कि भाई एनसीईआरटी से भी आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह नहीं समझाया है, डिटेल में आपको चीजें नहीं दी है, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, तो अभी अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर RX ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या करा इन्होंने, RX ये तो प्रिपरेशन हो गई, और उसके बाद इन्होंने क्या अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है,
तो देखो उसके बाद क्या है, अपने पास प्रिपरेशन का एक दूसरा मेथड है RX को यूज करके, ठीक है, RX को यूज करके। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जब आप ये सिल्वर फ्लोराइड लेते हो, AgF लेते हो, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन हो जाती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाती है। और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन से बेसिकली होगा क्या, कि जो भी आपने यहाँ पर RX लिया होगा, मान लो आपने RCl ले लिया, एल्काइल क्लोराइड ले लिया, तो इससे आपका एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। यानी कि जो AgF से आप रिएक्शन करवा रहे हो, कहने का मतलब है एक हेलो एल्केन को अगर दूसरे हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला फिर से एक प्रिपरेशन का मेथड है, जो कि अल्कोहल को यूज करके SOCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। SOCl2 का जो नाम होता है वो क्या होता है, पता है किसी को? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थाइनोल, अच्छा सल्फोनिल भी कहते हैं क्या इसको, SO ग्रुप को? आई थिंक वो SOCl होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, थायोनिल क्लोराइड हो गया, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका SOCl2 हो गया, और ये लिखा है फॉर फ्लोराइड्स ओनली। तो ये जो है आप मतलब कब इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्या लिखा है, फॉर फ्लोराइड्स ओनली, फ्लोराइड्स क्यों लिखा है यहाँ पर, जब SOCl2 और RX तो बन रहा है यहाँ पे। चलो इसे मैं एनसीईआरटी से देख के बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या RH है, RH का मतलब क्या हो गया, ये है आपका एल्केन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो एल्केन की जब आप रिएक्शन यहाँ पर किससे करवा रहे हो, Cl2 से, मतलब क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर हीट कर रहे हो उसको, तो भी आपका क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर RX अगर आप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, और इसको NaI से रिएक्ट करवा रहे हो, यानी कि सोडियम आयोडाइड से, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहोगे, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी आपका RX बन जाएगा, जहां पर X क्या होगा, आपका I वाला ग्रुप आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक हेलोजन से आप दूसरा मतलब एक हेलो एल्केन से आप दूसरा हेलो एल्केन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या लिए, एक एल्कीन लिए, एल्कीन। और एल्कीन जो है वो आप क्या कर रहे हो, इसको आप HX से रिएक्ट करवा रहे हो। HX मतलब जैसे कि HBr हो गया, HCl हो गया, आप हाइड्रोजन हैलाइड से आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये लिखा हुआ है देखो। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आप C डबल बॉन्ड C वाले किसी भी उसकी वो लगाओगे, मतलब रिएक्शन करोगे, जिसमें आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, प्रोपीन। तो प्रोपीन में क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड्स आप बने नहीं है वो सारे आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो यहाँ पर अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर अगर आप हेलोजन लगाते हो तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ लगाते हो हेलोजन तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ लगाते हो या यहाँ लगाते हो, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ के आपने क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है फिर काम मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये रूल क्या कहेगा कि भाई जिस कार्बन के ऊपर आपके कम हाइड्रोजन होंगे, तो पहले कम हाइड्रोजन मतलब पहले यहाँ हाइड्रोजन बना लेते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने, उसके बाद 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। तो ये वाला रूल फिर वही बात कहता है कि भैया जिस पर क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे, उधर क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद जो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा है उसके ऊपर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस टाइप का आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगा के आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर आपके कम हाइड्रोजन होंगे उस पर क्या लगेगा, आपका हैलोजन एटम लगेगा, और जिस पर आपके ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस पर हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। और दूसरा एक इसका रिएक्शन है एल्कीन का, आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके आगे जो है इसकी केमिकल रिएक्शन दी है, इसको हम कल देखेंगे, मतलब शाम को पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम शाम को पढ़ेंगे, कल नहीं शाम को, ठीक है। तो ये जो है हम शाम को पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सभी को क्लियर है, प्रिपरेशन समझ आ गई? यस सर। तो ये Yes, प्रिपरेशन sir. जो है आप याद जरूर कर लेना, ये चार्ट्स वगैरह ये सब यस मैं सर। आपको इकट्ठे भेज दूंगा रिवीजन के लिए। आज जो है मैं आपको हाइड्रोकार्बन और वो वाला चार्ट भेज दूंगा, मतलब पूरा नोट्स भेज दूंगा उसके, ठीक है, उसको आप जरूर रिवाइज कर लेना। चलो फिर अब आप जो है आप लीव कर सकते हो।
और बाकी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है प्लीज थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करो अभी लास्ट के 4-5 दिन पे, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, उससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, लास्ट के 4-5 दिन में स्कोर काफी अच्छे से बूस्ट अप आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब लीव करते हैं।